Okay, I hope the screen is visible by now. I have shared a screen over here. In case if my voice is not audible या फिर कोई भी technical issue आ रहा है, तो just let me know. Okay. Okay. तो अभी जो हम लोग ये इसको अभी आप वो जो इलस्ट्रेशन है उसको अभी नहीं देखना है. पहले मैं कुछ चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ. I'll be first giving you all about the introduction about the chapter. इसका पर्पस क्या है, हम लोग को क्यों ये चैप्टर पढ़ना है, एंड देन जो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस रखे हैं 2-3 उसको डिस्कस करेंगे. तो जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट एलोकेशन. इट इज चैप्टर 2. ठीक है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट एलोकेशन. ठीक है. तो यहाँ पे यूजुअली करना क्या है हम लोग को, जैसा द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, वी आर सपोज टू एलोकेट सर्टेन कॉस्ट. हम लोगों को कुछ कॉस्ट दिए है, हम लोगों को उस कॉस्ट को सही जगह पर एलोकेट करना है. अब जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, और कॉस्टिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट. बहुत सारे रीजन होते हैं कॉस्टिंग करने के. एक रीजन ये होता है कि हम लोग जो चीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग इज स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ठीक है. जो लोग इनटू मैन्युफैक्चरिंग है उन लोगों के लिए ही ये कॉस्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है. जो रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज में होते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट नो रेलेवेंसी विद कॉस्टिंग. उनको कॉस्टिंग के साथ कुछ खास लेना देना नहीं होता है. कॉस्टिंग इज मोर रेलेवेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्योंकि वहां पर आप रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद करके लेके आते हो, और आप स्क्रैच से आप स्टार्ट करते हो. एक रॉ मटेरियल को आप एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो. बहुत सारे प्रोसेसेस करने के बाद, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉस्ट इनकर करने के बाद यू कम अप विद द फिनिश्ड गुड्स विच इज देन सेलेबल इन द मार्केट. और फिर आपको उस फिनिश्ड गुड्स का एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है. और सेलिंग प्राइस भी आपको इस तरीके से डिसाइड करना होता है कि आपको अपना डिजायर्ड प्रॉफिट भी मिल जाए. और डिजायर्ड प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस के लिए आपके पास कॉस्ट का भी एक्चुअल आइडिया होना चाहिए कि जो चीज मैंने अभी बनाई है वो मेरे को एक्चुअली में क्या कॉस्ट में पड़ी है. ठीक है. तो दिस इज व्हाई वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ कॉस्टिंग व्हेन वी आर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अदरवाइज कोई ट्रेडर या फिर कोई रिटेलर या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्रीज जो है वो इसमें इतना ध्यान देगा नहीं. उनको तो जो चीज जितने में आई होगी उसमें खुद का रिक्वायर्ड मार्जिन ऐड करके जस्ट उनको रीसेल कर देना होता है. ठीक है. सो बात करते हैं कॉस्टिंग की. तो यूजुअली क्या होता है, कॉस्ट जो है वो आप उनको, वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं, बट आप उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जिसको एक को आप बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे को आप बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है. अब एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग एक बार प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं. ओवरहेड्स आपने वर्ड सुना होगा. ठीक है. इस पे और भी बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर में आगे जाएंगे. तो कॉस्ट आर यूजुअली could be usually classified into two types, direct cost and indirect cost. डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क क्या होता है, जो कॉस्ट आप डायरेक्टली किसी चीज को एलोकेट कर सकते हो उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. और जिस कॉस्ट को आप डायरेक्टली किसी यूनिट पे या किसी मैन्युफैक्चर्ड यूनिट पे या किसी भी कॉस्ट सेंटर को आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं. मतलब ऐसे एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये एक्चुअली में ये किसके ऊपर लगा हुआ है, या इसको हम किसको एलोकेट करें. इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कॉस्ट को कंसिडर ही ना करें. कॉस्ट तो इनकर हुआ ही है, तो कॉस्ट को तो कंसिडर करना ही है व्हाइल वी सेट अ सेलिंग प्राइस. बट उसको अब एलोकेट कैसे करना है, कहीं ना कहीं पर तो उसको एलोकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब इट करेक्टली. अंडर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए, ओवर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए. सही तरीके से सही जगह पर सही कॉस्ट सही क्वांटिटी से एलोकेट हो जाएगा तो हम लोग एक बैलेंस्ड सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, जिसमें हम लोग को हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी मिल जाएगा.
तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट एलोकेशन. इस वाले चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग तरीके के हमारे सामने कॉस्ट आ रहे हैं उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे एलोकेट कर पाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी बहुत अलग अलग तरीके के कॉस्ट इनकर करती है और कंपनी के बहुत अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं. कुछ जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं. अब कॉस्ट तो है सारे डिपार्टमेंट्स इनकर कर रहे होते हैं. अब कंपनी को क्या है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं. वो तो मुझको मालूम ही है कि वो कौन कौन से चीजों के सामने इनकर हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली वो डायरेक्ट कॉस्ट को मैं उन एक्सपेंस के सामने एलोकेट कर सकता हूँ. बट प्रॉब्लम इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इतना मेरा खर्चा हुआ है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है, बट मैं इसको एग्जैक्टली कौन से वाले प्रोडक्ट के सामने या फिर कौन से वाले डिपार्टमेंट को मैं एलोकेट करूँ, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या फिर किसके नाम पे मैं बिल फाड़ू. इतने सारे डिपार्टमेंट्स है. मैंने तो इन जनरल कॉस्ट इनकर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैक्ट्री, ओके, ह्यूज फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट उसको इनकर करना पड़ता है, वो है फैक्ट्री का रेंट. ठीक है. अब वो फैक्ट्री क्या है, उसको हम लोगों ने मान लो 3-4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, ABCD. 4 डिपार्टमेंट्स है. ठीक है. हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके का प्रोसेस हो रहा होता है. जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्या है, एक ही प्रोसेस में तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं. कुछ काम यहाँ पे हुआ, फिर B पे चला गया, फिर C में चला गया, तब जाके मतलब वो प्रोडक्ट जो है रेडी हो रहा है. अब ये फैक्ट्री बहुत लंबे एरिया में बनी हुई है तो उसके लिए काफी ज्यादा रेंट भी आ रहा है. रेंट तो कंपनी ने पे कर दिया. अब रेंट मान लो पे कर दिया है कंपनी ने 40,000 रुपीज पर मंथ का. अब हम लोग को ये भी तो पता, अब द क्वेश्चन अराइजेस कि 40,000 रुपीज का रेंट जो है ये मेरे को जब डिपार्टमेंट वाइज चार्ज करना होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने हिस्से का एक्सपेंसेस भी इनकर कर रहा होता है. तो जब ये 40,000 का एक्सपेंस जो है मेरे को कौन से वाले डिपार्टमेंट में कितना चार्ज करना चाहिए, क्या मैं सब में इक्वली 10,000 चार्ज कर लूँ, क्या मैं किसी एक में ही 40,000 चार्ज कर लूँ और बाकी में बिल्कुल भी चार्ज ना करूँ, किस तरीके से इसको एलोकेट किया जाए. तो कॉस्ट, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कॉस्ट एलोकेशन चैप्टर से मिल जाता है, जहां पर एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन क्या बोलते हैं वो लोग कि आप एक बेसिस डिसाइड कर लीजिए कि ये कॉस्ट जो है किस बेसिस पे इनकर हो रहा है. हम लोग को पता है कि ये रेंट है जगह के लिए. तो आप देख लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट कितना जगह इस्तेमाल कर रहा है, उसको उस हिसाब से आप रेंट चार्ज कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर सारे ही डिपार्टमेंट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहे हैं तो फिर आप चारों को इक्वली आप रेंट चार्ज कर दीजिए. मतलब 40,000 को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, सबको 10,000 आप चार्ज कर लीजिए. मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि 50% जगह जो है वो डिपार्टमेंट ए अकेला कंज्यूम कर लेता है और बाकी के 50% में से बाकी के लोग जो है वो कुछ कुछ परसेंटेज जगह ले रहे हैं, तो आप रेंट को इस तरीके से एलोकेट कर लीजिए कि 40,000 का 50% यानी कि 20,000 आप डिपार्टमेंट ए को चार्ज कर दीजिए. बचे हुए 20,000 को जो बाकी के BCD जितना स्पेस ले रहे उसके रेशियो के हिसाब से आप उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लीजिए. तो इस तरीके से, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया रेंट का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके सामने आएंगे और वो कॉस्ट के लिए आपको बेसिस की जरूरत होगी कि भाई वो कॉस्ट किस बेसिस पे इनकर हो रहा है. तो उस बेसिस की हेल्प से हम लोग कोई रेशियो स्ट्राइक करके प्रोपोर्शनेटली हमको वो कॉस्ट को सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन. ठीक है. अब यूजुअली क्या होता है, ये कॉस्ट एलोकेशन चैप्टर जो है इसको भी हमको एक्चुअली 2 पार्ट में पढ़ना है. ठीक है. एलोकेशन जो हम लोग करने वाले हैं वो भी एक्चुअली में 2 पार्ट में एलोकेशन होने वाला है. एक होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग. कॉस्ट को जब हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो पहला स्टेप होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. कॉस्ट एलोकेशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ. इसमें हम लोगों को यूजुअली 2 टाइप के सम्स देखने को मिलेंगे. एक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम्स और एक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सम्स. अब दोनों में फर्क क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक फैक्ट्री है या एक कंपनी जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स है.
तो यूजुअली होता क्या है, सारे ही डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होते, सारे डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट भी नहीं होते, कुछ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, मान लो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ए बी सी और डी। तो इसमें से समझ लो ये 3 डिपार्टमेंट जो है ये हो गए हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब क्या है, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक्चुअली में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, प्रोडक्शन के डायरेक्शन में या प्रोडक्शन के पर्पज का काम चल रहा है। यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोसेस 1 डिपार्टमेंट ए में हो रहा है, प्रोसेस 2 जो है वो डिपार्टमेंट बी में हो रहा है, प्रोसेस 3 जो है वो डिपार्टमेंट सी में हो रहा है। तो अब क्वेश्चन आएगा, तो सर ये डिपार्टमेंट डी क्या है, ये किस काम का है, वाई इज इट पार्ट ऑफ द कंपनी या फैक्ट्री। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे सर्विस डिपार्टमेंट है। ये सर्विस डिपार्टमेंट क्यों है, एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जो एक्चुअली में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बट वो बाकी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसी ना किसी तरीके का सर्विस दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंटीन फैसिलिटी समझ लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कैंटीन है आपका, तो ये इन तीनों डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये कैंटीन फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, क्योंकि खाना पीना नहीं मिलेगा तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। सो ये एक डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि फैक्ट्री का ये भी एक हिस्सा है तो रेंट तो इसका भी जा ही रहा होगा, इसका भी तो कंपनी को रेंट पे करना पड़ता है। कहीं पर अगर छोटी मोटी कैंटीन भी बना दी एम्प्लॉयज के लिए तो उसका भी तो, उस जगह का भी तो रेंट लगने वाला है जो कंपनी ही पे करने वाली है। तो ये जो रेंट है 40,000 का, उसके अंदर कैंटीन का रेंट भी इंक्लूडेड है। कैंटीन फ्री में तो मिलेगी नहीं हम लोगों को, तो उसका भी रेंट उसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से होता है कि फैक्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ जो है सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मैंने ये आपको बाइफर्केशन क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है। अब जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डिसाइड किया कि 40,000 का रेंट है, उसको मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को सब में इक्वली रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि सब लोगों ने इक्वली जगह ली है, तो उस केस में क्या होगा, ये 40,000 का रेंट जो है वो चारों डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000 करके। तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैंने सारे डिपार्टमेंट में 10,000 रुपए पर डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट उसके बाद सवाल क्या आता है कि ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है इसमें हमने कॉस्ट तो इनका एलोकेट कर दिया। डू यू नो द रीजन व्हाई वी वांट टू एलोकेट द कॉस्ट टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। रीजन ये है कि जब भी मैं किसी डिपार्टमेंट को कोई तरीके का कॉस्ट एलोकेट करता हूँ तो मैं उसको वो कॉस्ट इसलिए एलोकेट करता हूँ कि मैं उसको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ, भाई देख ले तूने इतना खर्चा इनकर किया है तो तू इतना रेवेन्यू जनरेट करना कि तू ये खर्चा जो है वो कवर कर ले। मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट ए की बात करूं, डिपार्टमेंट ए बीइंग अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, तो वहां पे अगर मैंने रेंट एक्सपेंस 10,000 का एलोकेट कर दिया है तो अब डिपार्टमेंट ए को मतलब मैंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई तेरे हिस्से में 10,000 का खर्चा आ चुका है, तो तू मेरे को तेरे पास से एटलीस्ट इतना रेवेन्यू तो निकलना चाहिए कि तू ये 10,000 का खर्चा माइनस करके मेरे को कुछ 2 पैसा प्रॉफिट कमा के दे। तेरे पीछे खर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि तू मेरे को प्रॉफिट अर्न करके देगा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ये चीज ए को मैं बोल दूंगा तो ए तो मान लेगा, क्योंकि ए तो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो रेवेन्यू तो जनरेट होने ही वाला है। बी को बोलूंगा तो बी भी मान जाएगा, सी भी मान जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, किसी ना किसी तरीके के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना। जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ए बी और सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर डेफिनेटली प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स को हम लोग सेल भी करेंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, डिपार्टमेंट डी के पास। जब हम डिपार्टमेंट डी के पास भी ये चीज लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तेरे पीछे भी 10,000 का भाड़ा खर्चा हुआ है, तो तू भाई इतना तू रेवेन्यू जनरेट कर लेना कि तू ये 10,000 का कॉस्ट इनकर, 10,000 का जो ये तेरे पीछे हम लोग ने खर्चा किया है वो इनकर हो जाए। तो डिपार्टमेंट डी क्या बोलेगा, मैं कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करूंगा, आई एम नॉट अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेरे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम तो होता नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती नहीं है, तो हाउ एम आई एबल टू कवर द कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इनकर करने के लिए ही बने होते हैं, वहां पर कोई भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। और इसलिए डिपार्टमेंट डी में जो हमने कॉस्ट एलोकेट किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, 10,000 का कॉस्ट हमने वहां पर भी एलोकेट तो कर दिया एक बार के लिए, बट देन वी रियलाइज कि डिपार्टमेंट डी इज अ सर्विस डिपार्टमेंट, तो वहां पर 10,000 हमने एलोकेट कर तो दिया बट वो डिपार्टमेंट
is not capable enough to cover its own expenditure of rupees 10,000. जहां तक बात ए बी और सी की है, तो वो लोग तो बीइंग अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद का खर्चा कवर कर लेंगे, बट डिपार्टमेंट डी तो बेचारा सर्विस डिपार्टमेंट है, वो अपने आप का खर्चा कवर नहीं कर पाएगा। और कंपनी को ये तो चलेगा नहीं कि खर्चा कवर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो कंपनी फिर क्या करेगी, इसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है डिपार्टमेंट डी का, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे को है ना वो रीएलोकेट कर देगी बिटवीन द अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब के डी का जो हिस्से का जो 10,000 है ना, उस 10,000 को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या फिर रीएलोकेट कर देगी बिटवीन द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी। तो इससे होगा क्या, ए बी और सी में थोड़ा थोड़ा कॉस्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग खुद का 10,000 का भाड़ा तो कवर कर ही रहे थे, अब उनको उनके हिस्से का डी डी का जो उनके हिस्से में जो रेंट आया है, अगर आप 10,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मोस्टली आएगा 3,333.3333 का अमाउंट आएगा, है ना। तो उतना एक्सपेंस उनको एक्स्ट्रा एलोकेट कर दिया जाएगा कि भाई तू अब से खुद का 10,000 सिर्फ रिकवर करने पे फोकस नहीं करेगा, तू डिपार्टमेंट डी का तेरे हिस्से का 3,333 रुपए 33 पैसे भी रिकवर करने का टारगेट रखेगा। तो ये जो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम किया, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये इंट्रोडक्शन देते देते मैंने आप लोग को पूरे चैप्टर का एक जिस्ट ही दे दिया, पूरा समरी ही दे दिया कि इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है। और ट्रस्ट मी ये एकदम ही इजी है, ये इजीएस्ट चैप्टर है हमारे इस सिलेबस का, और इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और ये चैप्टर का 1, 2 या 3 सम भी करवा दूंगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स एंटायरली बाय योर ओन। एकदम ही इजी चैप्टर है, और ये एग्जाम में भी आ जाता है, इसका वेटेज भी है, रेगुलर वेटेज है इसका, तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सो आई नाउ होप के जो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, इसका जो पर्पस था वो आपको समझ में आ गया है कि ये चैप्टर को सीखने का पर्पस क्या है, कि वी वांट टू आइडेंटिफाई, वी वांट टू लर्न हाउ टू एलोकेट अ पर्टिकुलर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, और ये सारी की सारी जो मगजमारी है, ये सारा का सारा जो इतना मेहनत जो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट का हम लोग को पता नहीं है ना कि भाई ये किसको मैं किसके नाम पे बिल फाड़ू। डायरेक्ट कॉस्ट का तो मेरे को मालूम है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब यूजुअली क्या होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है। अब फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने मटेरियल, कुछ मटेरियल मैंने खरीदा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल खरीदा जो कि डायरेक्टली मेरे मशीन में जाने वाला है। मैं 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट ए बी और सी फॉर एग्जांपल। अब मैंने एक मटेरियल खरीदा जो प्रोडक्ट ए के लिए मैंने खरीदा है, और वो सारा का सारा मटेरियल मैं प्रोडक्ट ए के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अब मेरे को तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना कि मैं ये खर्चा किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ऑब्वियसली मैं ये खर्चा ए को ही एलोकेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशली ये खर्चा ए के लिए ही इनकर किया है। इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट में कभी भी दिक्कत होती ही नहीं है हम लोग को कॉस्ट एलोकेशन की, इसलिए ये कॉस्ट एलोकेशन चैप्टर जो है ये यूजुअली हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए करते हैं, जहां पर हम लोग कॉस्ट को डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाते, वहां पर हम लोग कॉस्ट एलोकेशन के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लेट मी नो, यू कैन आस्क मी द क्वेरीज और डाउट इन द चैट बॉक्स एज वेल। ओके, अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक मैंने मतलब ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही एक इलस्ट्रेशन का मैंने फोटो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन के साथ में रखा है, बिकॉज मुझे आप लोग को समझाना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं पहले समझा देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर है सेवरल डिपार्टमेंट। ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है, आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे वो लोग कितनी भी छोटी कंपनी क्यों ना हो, सारे एरिया को वो लोग अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, व्हाट बेसिस वुड यू रिकमेंड फॉर अपोर्शनिंग द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस टू इट्स डिपार्टमेंट। अब देखिए, अब ये सारे इतने सारे 10 तरीके के हमारे पास कॉस्ट है, तो उन 10 अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट कंपनी ने इनकर किया ना, वो चाहते कि वो इन कॉस्ट को कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है,
अब जैसे कॉस्ट है फायर इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, डिलीवरी एक्सपेंस, क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पर्सनल डिपार्टमेंटल एक्सपेंस, रेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स असिस्टेंट सैलरी, सेल्स कमीशन। मतलब ये तो बहुत ही छोटा लिस्ट है खर्चे का। एक्चुअली तो इससे भी और बहुत सारे अलग अलग तरीके के खर्चे इनकर हो रहे होते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज इजी फॉर अस टू डायरेक्टली एलोकेट ऑल द एक्सपेंस के नहीं नहीं हाँ ये रेंट ना, रेंट तो मुझे पता है ये इसके लिए ही लगा होगा। अरे ऐसे कैसे आप बता सकते हो? रेंट तो पूरे बिल्डिंग के लिए लगा है। अब पूरा बिल्डिंग तो मिलकर प्रोडक्शन में लगा हुआ नहीं था, कुछ लोग प्रोडक्शन में थे, कुछ लोग कुछ और भी काम कर रहे थे। तो रेंट तो अब किसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितना रेंट आपको एलोकेट करना है वो आपको एक बेसिस के आधार पे डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो ये अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस है, इन एक्सपेंसेस के लिए कौन से बेसिस को इस्तेमाल किया जाएगा वो मैंने इस वाले इलस्ट्रेशन में यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे हम लोग को एक बेसिक सी आइडिया मिल जाएगी। और आगे भी हम लोग जो भी सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बेसिस का इस्तेमाल करके सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला एक्सपेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, फायर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अब देखो फायर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस है, तो उसको अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट में एलोकेट करने के लिए एक प्रॉपर बेसिस क्या हो सकता है, फ्लोर एरिया। आप जाके देख लीजिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया का आप डेटा ले लीजिए और उस फ्लोर एरिया के रेशियो में आप ये एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। सेम इज द केस विद रेंट ऑल्सो। रेंट भी आप जो है फ्लोर एरिया के हिसाब से, मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिया था ना 4 डिपार्टमेंट का, कि देख लो कौन सा डिपार्टमेंट कितना जगह ले रहा है और उनका जो जगह जो उन्होंने लिया है उस जगह का एक रेशियो बना लो आप, और उस रेशियो या फिर उस प्रोपोर्शन में आप रेंट एक्सपेंस को सारे डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट कर दो। ठीक है, अब डिलीवरी एक्सपेंस है, तो डिलीवरी एक्सपेंस के लिए बेसिस क्या हो सकता है, वॉल्यूम और डिस्टेंस और वेट। ठीक है, आप इनमें से कोई भी तरीके को एक वैलिड बेसिस कंसिडर करके आप अपने एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरह की चीज़ों में डील कर रहे हैं। अगर वहां पर वॉल्यूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वॉल्यूम के बेसिस पे आप डिलीवरी एक्सपेंस को एलोकेट कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस के बेसिस पे ज़्यादा वायबल लगता है तो आप डिस्टेंस के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं। वेट के बेसिस पे लगता है वेट पे कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप कुरियर कंपनी के पास जाते हैं कुरियर करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो आपके पार्सल का वेट कर रहा होता है, वेट चेक करता है कितना वेट है, वो वेट और डिस्टेंस दोनों को कंसिडर करने के बाद आपको चार्जेस बताता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है और उसके लिए कौन सा वाला बेसिस जो ज़्यादा सूटेबल है, और उसके बेसिस पे आप एक सही बेसिस डिसाइड कर सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हो गया, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और वैल्यू ऑफ परचेज, है ना। अब जैसे 4-5 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट जो है कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है। अब परचेज डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा बिल बना दिया कि भाई हमारा टोटल इतना खर्चा हो गया है, तो अब उस खर्चे को 3-4 डिपार्टमेंट जिन्होंने मिलकर खर्चे किए परचेज किया है उन डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट करना है। तो क्या कौन से बेसिस पे एलोकेट करेंगे, या तो हम लोग नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ए ने सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है, डिपार्टमेंट बी ने उससे थोड़ा कम और सी ने उससे भी थोड़ा कम, तो तीनों का एक रेशियो निकाल लो आप, और उस रेशियो के बेसिस पे आप परचेस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है उसका आप एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे नहीं करना है तो आप वैल्यू ऑफ परचेस के ऊपर कर लो आप, कि भाई टोटल वैल्यू किसने कितने का परचेस किया टोटल परचेस, उसके बेसिस पे एलोकेट कर लो। तो डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, और इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर कि आपके केस में कौन सा बेसिस वुड बी अ वैलिड बेसिस फॉर अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। क्रेडिट डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है तो वो क्रेडिट सेल्स के बेसिस पे एलोकेट कर दीजिए। मतलब यहाँ पर इस वाले इलस्ट्रेशन में मैंने सिर्फ अलग अलग एक्सपेंसेस के जो पॉसिबल बेसिस हो सकते हैं वो डिस्कस किए हैं, जो हम लोग आगे जो इलस्ट्रेशन करेंगे उन इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो सेल्स के लिए किया जाता है, राइट। तो एक्चुअल सेल्स के बेसिस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कॉमन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर किया है, अब कौन से डिपार्टमेंट ने उस एडवर्टीजमेंट के मदद से ज्यादा सेल्स अचीव करे हैं उसके हिस्से पे आप ज्यादा कॉस्ट एलोकेट कर दो, और जिनको बिल्कुल भी सेल्स जिन्होंने अचीव नहीं करे उसके ऊपर आप बिल्कुल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप अलॉट करो। सेल्स असिस्टेंट सैलरी जो है वो आप एक्चुअल या फिर टाइम डिवोटेड के बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हो कि उसने कितना टाइम काम किया है उसके बेसिस पे आप करो। पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस है तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
सेल्स कमीशन है तो उसको एक्चुअल सेल्स के बेसिस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है और काफी बार ऐसा भी होता है कि एक ही पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक से ज्यादा वैलिड बेसिस भी हो सकते हैं। तो उस केस में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप दोनों में से दो अलग अलग वैलिड बेसिस में से कोई भी एक बेसिस के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी चलेगा। दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट ही माने जाएंगे, मार्क्स किसी में भी कट नहीं होंगे, प्रोवाइडेड द बेसिस दैट यू सिलेक्टेड शुड बी अ लॉजिकल बेसिस। ठीक है, तो ये था मेरा पहला वाला इलस्ट्रेशन जहां पर मैंने अलग अलग तरीके, और आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनमें से एक भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली। डायरेक्ट एक्सपेंस का तो एलोकेशन का प्रॉब्लम ही नहीं होता है, प्रॉब्लम इज एलोकेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं यहाँ पर, टेकिंग एन इलस्ट्रेशन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आई वांट यू ऑल आल्सो टू सॉल्व द इलस्ट्रेशन अलोंग विथ मी। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्चुअली में अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट का बेसिस भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो उस बेसिस की हेल्प से हम लोग कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, कैसे उसको एलोकेट किया जाता है वो सीखेंगे। जैसे आपके सामने अभी प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो रखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ, उसको समझ लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, क्या है रिकॉर्ड में, वो लोग ने कुछ एक दो तीन चार अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस दिए हुए, नहीं चार इधर में और चार इधर, टोटल 8 एक्सपेंसेस दिए हुए। रेंट हो गया, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, स्टॉक का इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एनर्जी एंड सुपरविजन। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस, जो पेंसिल जो स्क्रिबलिंग वगैरह किया है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उस पर फोकस मत करिए। उसके बाद ये एक्सपेंस की डिटेल दे दिए। ठीक है, बट क्या है, कॉस्ट एलोकेशन के लिए सिर्फ एक्सपेंस का डिटेल दे देंगे तो आप उसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे। उसको एलोकेट करने के लिए आपके पास बेसिस का भी डिटेल्स होना चाहिए, तो ही आप उसको उस बेसिस के ऊपर प्रपोर्शनेटली डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा वाला टेबल दिया है जहां पर उन्होंने बताया कि कंपनी के पास टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और चारों डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर स्पेस ले रखा है उसका डिटेल दिया हुआ है, कितने एम्प्लॉइज है, हर एक नंबर में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका डिटेल दिया हुआ है, टोटल डायरेक्ट वेजेस कितना इनकर हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में उसका डिटेल दिया हुआ है रुपीज में, कॉस्ट ऑफ मशीनरी का डिटेल दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जैसे रेंट हो गया तो कंपनी ने तो टोटल 2,000 रुपए का रेंट चुकाया, लेकिन ये रेंट जो है डिपार्टमेंट ए बी सी और डी का मिला करके है, तो अब इनमें से ए में कितना रेंट चार्ज करूँ 2,000 में से, 2,000 में से बी का कितना हिस्सा है, सी का कितना है, डी का कितना है, ये हम लोग को वर्कआउट करना है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर से एक वैलिड बेसिस सिलेक्ट करना होगा, उस बेसिस के को लेकर के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्गस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक कुछ एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा मेरे को, सो दैट आई विल बी मेकिंग ओवर हियर, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो कोई घाई नहीं करने वाले, आराम आराम से करेंगे, तो समझते समझते करेंगे, सम पे ध्यान देना, एकदम इजी सम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझा लेता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ, एक बार बना लेता हूँ पहले।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया है एक्चुअली, ठीक है। यस यस, आप लोग भी साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अगर अभी साथ में ड्रॉ नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद सम को सॉल्व करने का आप लोग को टाइम भी दूंगा थोड़ा साथ में। इफ यू आर कंफर्टेबल ड्रॉइंग इट फाइन, यू ऑल कैन ड्रॉ, अदरवाइज यू ऑल कैन वेट ऑल्सो। वंस आई एम डन विद द प्रॉब्लम आई विल गिव यू ऑल टाइम, सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं आप लोग को। अभी बेटर है यू फोकस ऑन लर्निंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लेटर ऑन आई विल गिव यू ऑल टाइम टू कॉपी द सम। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी करके स्टेटमेंट का नाम है, जहाँ पे मैंने क्या क्या डिटेल्स में लिखने वाला हूँ वो बता देता हूँ मैं। पर्टिकुलर्स की कॉलम बनाई है मैंने, जहाँ पे मैं सारे कॉस्ट लिखने वाला हूँ। बेसिस की कॉलम है, वहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं इन पर्टिकुलर कॉस्ट को कौन से बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। इस वाले कॉलम में मैं टोटल कॉस्ट लिखूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि रेंट में 2000 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं उन 2000 को इन 4 डिपार्टमेंट में कितना 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 एलोकेट करने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो एकदम इजी था, इजी वाला स्टेटमेंट, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एकदम पहले वाले एक्सपेंस से। जो पहला जो एक्सपेंस जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट इज रेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेंट, ठीक है। अब रेंट को मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स माय 4 डिपार्टमेंट्स, तो मैं कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि वैलिड बेसिस क्या हो सकता है। अब हम लोग को पता है कि रेंट जो है वो हम लोग को हमेशा जगह का मिलता लगता है, स्पेस के हिसाब से हमको रेंट चार्ज होता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू एलोकेट द रेंट, हम लोग को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से वी कैन सी दैट फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। इसमें से फ्लोर स्पेस जो है वो हमारे लिए एक परफेक्ट बेसिस होगा रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि रेंट का जो है वो फ्लोर स्पेस से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा स्पेस जिसने ऑक्यूपाई करा होगा उसको हम लोग ज्यादा रेंट चार्ज करेंगे, जिसने कम स्पेस ऑक्यूपाई करा होगा उसको हम लोग कम स्पेस चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेसिस जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं यहाँ पे बेसिस को भी लिख लेता हूँ, फ्लोर स्पेस। टोटल वाली कॉलम में मैं टोटल अमाउंट लिख दूंगा, कितना है टोटल अमाउंट, 2000 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये लिख दिए। अब मेरे को यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं यहाँ पर रेशियो स्ट्राइक करने वाला हूँ। तो रेशियो के लिए क्या है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। हम लोगों को देख लेना है कि जो फ्लोर स्पेस वाला जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फ्लोर स्पेस, तो मेरे को पहले दिख रहा है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ए ने 150 स्क्वायर मीटर यूज किया है, डिपार्टमेंट बी ने 110 स्क्वायर मीटर यूज किया है, डिपार्टमेंट सी ने 90 स्क्वायर मीटर यूज किया और डी ने 150 स्क्वायर मीटर यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल ले लेंगे हम लोग। ये टोटल सब लोग ने मिलकर टोटल कितना कितना स्क्वायर मीटर जगह इस्तेमाल किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वर्किंग भी आपको दिखाते जाता हूँ कि हाउ एम आई गोइंग टू एक्चुअली डू दिस। वर्किंग, ठीक है। अब मैं पहले सब लोग ने मिलके कितना जगह इस्तेमाल किया है फ्लोर स्पेस वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिपार्टमेंट ए का 150 है, डिपार्टमेंट बी का 110 है, डिपार्टमेंट सी का 90 है, डिपार्टमेंट डी का 50 है, ठीक है। तो इसका टोटल ले लेंगे, टोटल कितना आएगा, लेट मी ऑल्सो टेक अ टोटल ऑफ इट, 150 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 50, so it is coming to 400 स्क्वायर मीटर। ओके, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। 400 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल स्पेस है, ठीक है, सबने मिलके लिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको टोटल रेंट कितना है हमारा, टोटल रेंट इज 2000 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग आउट, हम लोग को इस प्रपोर्शन में हमारे रेंट को शेयर करना है सबके बीच में, ठीक है। अब ए ने अब देखो 400 स्क्वायर मीटर की जगह के लिए 2000 रुपए का रेंट लगता है। तो अगर 400 स्क्वायर मीटर के लिए 2000 का रेंट लगता है, तो किसी ने अगर सिर्फ 150 स्क्वायर मीटर जगह ऑक्यूपाई करी होगी तो उसको हम लोग कितना रेंट चार्ज करेंगे, समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, डिपार्टमेंट ए की बात करूं, तो इफ दे आर चार्जिंग मी 400 स्क्वायर मीटर के लिए, इफ दे आर चार्जिंग में 2000 रुपीज का रेंट, तो ए ने तो 150 स्क्वायर मीटर ही जगह जगह ऑक्यूपाई किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको ए के लिए कितना रेंट लगेगा वो मालूम पड़ जाएगा।
दैट इज 150 इंटू 2000 डिवाइड बाय 400, तो आ जाएगा 750। यस, करेक्ट आंसर दिया है, तो मेरे को ए का आंसर मिल गया। उसी तरीके से मैं बी के लिए भी वर्कआउट कर सकता हूँ कि अगर पूरे 400 के लिए आप 2000 चार्ज कर रहे हैं, तो बी ने तो सिर्फ 110 ही जगह यूज किया है, तो 110 के लिए कितना होगा? अगेन यू हैव टू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 110 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 400, तो आएगा 550। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते जाओ, बाकी को समझ में आ रहा है तो सही कैलकुलेशन करते भी जा रहे हैं वो लोग साथ में, है ना। तो मैंने अब इसी तरीके से ए और बी का वर्कआउट किया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं। सॉरी, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। हाँ, ए का हमने वर्कआउट किया 750, बी का हमने वर्कआउट किया 550। कोई मुझे सी का बता दे, सी का कितना है? 450 है, ओके। और डी का कितना है? 250 है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, आप सबका टोटल देख लेंगे तो टोटल 2000 ही आएगा, 2000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलती हो गई, गड़बड़ किया है आपने कुछ। ठीक है, तो रेंट को मैंने चारों डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे एक्सपेंस पे। जो हमारा दूसरा एक्सपेंस है वो है मेंटेनेंस, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सही बेसिस क्या हो सकता है? ठीक है, तो मेंटेनेंस जो है यूजुअली किस लिए होता है? मशीन वशीन के लिए मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, राइट। तो उसके लिए मशीन से रिलेटेड अगर कोई कॉस्ट है तो उसको हम लोग ले लेंगे एज अ वैलिड बेसिस। तो यहाँ पे बेसिस के इन्फॉर्मेशन में फ्लोर स्पेस तो हमारे काम का नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी काम का नहीं है, टोटल डायरेक्ट वेज भी हमारे काम का नहीं है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैन बी अ वैलिड बेसिस, क्योंकि मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो वो मशीनरी के लिए करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मशीनरी होगी वहां पर हम लोग सबसे ज्यादा मेंटेनेंस एलोकेट करेंगे। जो डिपार्टमेंट में सबसे कम मशीनरी होगी वहां पे सबसे कम मेंटेनेंस एक्सपेंस लगना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। तो इसलिए हम लोग मेंटेनेंस के लिए जो बेसिस लेंगे वो लेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी टोटल कितने, मेंटेनेंस का खर्चा टोटल कितना? 1200 रुपए, तो मैंने यहाँ पे टोटल के कॉलम में लिख दिया 1200। अब इसको मेरे को एलोकेट करना है बिटवीन द 4 डिपार्टमेंट्स, तो इसके लिए भी हम लोग पहले वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब कितना है क्वेश्चन में, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया है। सारे कॉस्ट को पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 24,000, 18,000, 12,000, 6,000 ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। 24,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, कितना आ रहा है टोटल? कोई बताएगा? टोटल कर लिया किसने? 60,000 है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। टोटल 60,000 है। ठीक है, टोटल 60,000 की मशीनरी लगी है पूरे कंपनी में, और उस मशीनरी का टोटल जो खर्चा है वो 1200 रुपए का खर्चा लग रहा है मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल जो है 1200 रुपए का मेंटेनेंस लग रहा है। अब सेम उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग करते हैं। अगर 60,000 की मशीनरी के पीछे 1200 रुपए का मेंटेनेंस लग रहा है, हाँ, 60,000 की मशीनरी के लिए इफ आई एम इनकरिंग 1200 रुपए का मेंटेनेंस, तो ए में तो कितने की लगी है मशीनरी? ए में तो सिर्फ 24,000 की मशीनरी लगी है, तो ए के हिस्से का मेंटेनेंस कितना आएगा? 1200 में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ रहा है? किसी ने तो वर्कआउट किया है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 480, 480 सही आंसर है क्या? एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। 24,000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 60,000, यस, 480 इज करेक्ट आंसर, है ना। तो ए के हिस्से में हम लोग 480 रुपीज एलोकेट कर देंगे आउट ऑफ 1200। उसी तरीके से बी के लिए भी वर्कआउट कर लेते हैं। जब पूरे 60,000 के लिए आप 1200 रुपए का चार्ज कर रहे हो, सॉरी 1200, तो फिर बी के पास तो सिर्फ 18,000 की मशीनरी है, तो बी के हिस्से में कितना आएगा? तो बी के लिए आंसर दिया है 360, आई एम अज्यूमिंग दैट टू बी करेक्ट, तो मैं यहाँ पे 360 लिख लेता हूँ, है ना। इसी तरीके से हमको सबके वर्कआउट करना है। आई होप आप लोग को वर्कआउट करना आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। ए के लिए 480 आएगा, बी के लिए आ जाएगा 360, सी के लिए कितना है? ओके, 240 है, किसी ने बताया। आई एम ट्रस्टिंग ऑन योर कैलकुलेशन। डी के लिए कितना है? 120 है, ओके। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन गलत है तो बता देना। ये हो गया। हमने दूसरा वाला कॉस्ट भी एलोकेट कर दिया। अब हम लोग हमारा अगला कॉस्ट देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट कॉस्ट? नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन।
तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन के लिए भी जो 4 हमको 5 बेसिस दिए है उसमें से ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मशीनरी ही सही बेसिस होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमको पता ही है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फिर से वी कैन यूज द सेम बेसिस फॉर एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन ऑल्सो, एंड उसको भी सॉल्व करने का तरीका एकदम से सेम रखेंगे हम लोग। हम लोग को पता है टोटल 60,000 की मशीनरी लगी हुई है, ठीक है। तो और टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है हमको, टोटल डेप्रिसिएशन जो है 900 रुपये लगा है। टोटल कॉलम में लिख लेता हूँ। अब बस ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग करेंगे। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं और उसमें अगर मैं मशीन ए के लिए अगर मैं वर्कआउट करना चाहता हूं, मशीन ए के लिए अगर 60,000 की मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन जो 900 रुपये लग रहा है, तो डिपार्टमेंट ए में तो सिर्फ 24,000 की मशीनरी लगी हुई है एज पर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो मशीन ए के हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सो इट शुड कम टू 360 रुपीज। आंसर गिवन बाय ऑल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर बी का वर्किंग करूं तो बी के अंदर कितने की मशीनरी लगी हुई है? 60,000 के लिए अगर 900 रुपये का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो डिपार्टमेंट बी में तो सिर्फ 18,000 की मशीन लगी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिस्से का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 270 रुपये। एकदम से करेक्ट आंसर दिया है किंजल ने, 270। और बाकी का जो है 180 एंड 90 इज ऑल्सो करेक्ट। राइट आंसर बाय शिवम एज वेल, 180 एंड 90। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमने तीसरे वाले एक्सपेंस को भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगला जो एक्सपेंस है वो कौन सा है? लाइटिंग का एक्सपेंस है। तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या हो गया? लाइटिंग कितना है? लाइटिंग का टोटल कितना? 200 रुपये का खर्चा है लाइटिंग का। और लाइटिंग तो अगर हम लोग इसमें से बेसिस को सिलेक्ट करें अगर, तो वैलिड बेसिस क्या होगा? फ्लोर स्पेस के हिसाब से आप लाइटिंग का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट वुड बी अ वैलिड बेसिस, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी जगह होगी वहां पर उतनी ज्यादा लाइट का खर्चा आपको होगा। तो फ्लोर स्पेस वुड बी अ लॉजिकल बेसिस, ठीक है। फ्लोर स्पेस, तो टोटल फ्लोर स्पेस तो हमको पता है कितना है हमारे पास, टोटल 400 स्क्वायर मीटर का जगह है। अब तो 400 स्क्वायर मीटर के लिए 200 रुपये का खर्चा। तो सेम उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको लाइटिंग का भी खर्चा वर्कआउट करना होगा। लाइटिंग अगर मेरे को ए के लिए वर्कआउट करना है, ए के लिए, तो मुझे पता है कि टोटल जगह जो है कितना स्क्वायर फुट है? 400। ये हम लोग ने रेंट का वर्किंग करते हुए वर्कआउट कर लिया था। तो जब 400 स्क्वायर मीटर की जगह के लिए कितने रुपए का लाइट लग रहा है? लाइट लग रही है 200 रुपए की लाइटिंग की एक्सपेंस लग रही है। तो ए में तो ए ने तो कितनी जगह ली हुई है? सिर्फ ए ने जगह ली हुई है फ्लोर पे सिर्फ 150 मीटर। तो 400 मीटर के लिए 200 रुपये लग रहे हैं, तो 150 मीटर के लिए कितनी लगेगी? तो जिन्होंने आंसर 75 दिया है, तृप्ति ने सही आंसर दिया है, शेट्टी ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, 75 इज द करेक्ट आंसर फॉर लाइटिंग। अच्छा, बी के लिए कितना आंसर आएगा? किंजल ने सारे आंसर दे दिए, सही आंसर है 55। आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सी के लिए कितना है? सी के लिए आएगा एक्सपेंस 45। डी के लिए कितना आएगा? 25। आई एम रियली होपिंग कि बाकियों को भी कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहीं पर रोक करके पूछ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंस है जिसका हम लोग को वर्किंग करना होगा वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए वैलिड बेसिस जो है ये स्टॉक का इंश्योरेंस है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स को ही हम लोग एक सही बेसिस कंसिडर करके चलेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेंगे एज ए बेसिस। जहां पर जितने ज्यादा वैल्यू के गुड्स पड़े होंगे, स्टॉक पड़ा होगा, वहां पर इंश्योरेंस का खर्चा हम लोग ज्यादा एलोकेट करेंगे। जहां पर कम पड़ा होगा वहां पर हम लोग कम एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम लोग स्टॉक का टोटल ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक में आप देखेंगे ध्यान से तो डी में ना स्टॉक है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो डी में बिल्कुल भी स्टॉक नहीं, उसका मतलब क्या? डी में आप ये स्टॉक वाला जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो बिल्कुल भी एलोकेट करेंगे ही नहीं,
क्योंकि जहां पर कोई स्टॉक ही नहीं पड़ा है वहां पे आप स्टॉक के इंश्योरेंस कैसे चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले स्टॉक का टोटल ले लेता हूँ। स्टॉक का टोटल कितना है, किसने लिया, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा तकरीबन 30,000 रुपये, करेक्ट है ना। तो टोटल स्टॉक का जो खर्चा है वो 30,000 है, ये सबका मैंने टोटल लिया। 15,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, 30,000 रुपये टोटल है। तो अगर मैं स्टॉक की बात करूँ फॉर डिपार्टमेंट ए, तो अगर टोटल जो खर्चा है स्टॉक इंश्योरेंस का टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 1,000 रुपये लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे 1,000 रुपये। तो अगर 6,000 के स्टॉक के लिए मेरे को 1,000 का मेरे को इंश्योरेंस चार्जेस लग रहा है, डिपार्टमेंट ए में कितना है, सिर्फ 15,000 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास, तो 15,000 के लिए कितना स्टॉक इंश्योरेंस चार्ज होगा, इट शुड बी अराउंड 500 रुपीज। तो जिन्होंने अभी 500 रुपये का आंसर दिया है, एक जने ने 499 भी दे दिया था, शायद राउंडिंग ऑफ की वजह से आया होगा, ध्यान देना, इट इज 500 रुपीज। उसी तरीके से बी के लिए अगर वर्कआउट करेंगे, तो बी के पास कितने का स्टॉक पड़ा था, बी के पास 9,000 का स्टॉक पड़ा था। तो 60,000 के लिए अगर 1,000 चार्ज कर रहे हैं, तो 9,000 के लिए कितना चार्ज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बता दो। तो बी का जो आंसर है वो आना चाहिए 300 रुपये, 300। और सी का भी कैलकुलेशन कर दिया है लोगों ने और वो आंसर भी सही है, 200, ठीक है। और डी में कुछ आएगा ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, डी में कुछ आएगा नहीं। क्यों डी में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डी के अंदर जो है स्टॉक पड़ा ही नहीं है, बेसिस में आप जाके देख सकते हो। जब उस डिपार्टमेंट के पास 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं पड़ा, तो आप वहां पर स्टॉक इंश्योरेंस चार्ज कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा 1,000 रुपए जो है हमने इन तीन डिपार्टमेंट में चार्ज कर लिया, 500 प्लस 300 प्लस 200, 1,000 रुपए रिकवर हो गए हमारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट कॉस्ट, अगला कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है। कितना खर्चा है वो, 300 रुपए। अभी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ जो है, इसके लिए एक वैलिड बेसिस अगर हमको देखना है, तो यूजुअली पीएफ क्या है, वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर लगता है। तो हमारे पास एक बेसिस में यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डायरेक्ट वेजेस, तो उसको हम लोग यहाँ पे एज अ बेसिस ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि पीएफ जो है वेजेस के ऊपर लगता है, वेजेस के हिसाब से मिलता है लोगों को। तो डायरेक्ट वेजेस को हम लोग एज अ बेसिस ले लेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस का टोटल लेना पड़ेगा, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, इसका टोटल ले लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी, पीएफ का मेरे को वर्किंग करना है फॉर डिपार्टमेंट ए। अब उसका टोटल जो है वो शायद से 20,000 है, राइट। तो 20,000 के लिए अगर आपने टोटल 300 रुपये खर्च किए हैं, तो डिपार्टमेंट ए में कितना वेजेस है, डिपार्टमेंट ए के अंदर डायरेक्ट वेजेस कितना है, डिपार्टमेंट ए के अंदर डायरेक्ट वेजेस 8,000 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिपार्टमेंट ए का जो डायरेक्ट वेजेस का जो अमाउंट आएगा वो 120 आएगा। बी के लिए भी उसी तरीके से वर्कआउट करेंगे, 20,000 के लिए अगर 300 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो डिपार्टमेंट बी के अंदर डायरेक्ट वेज कितना है, 6,000 है। तो उसके हिस्से में कितना आएगा, 90 रुपये। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को लिख देना है, 120 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 30। मैंने मतलब उनके वेजेस के हिसाब से वर्किंग किया, तो ये आंसर आ रहा है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इस तरीके से। उसके बाद अगला एक्सपेंस जो है वो है पावर, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगला एक्सपेंस जो है वो है एनर्जी एंड देन सुपरविजन है, एनर्जी एंड देन सुपरविजन, ठीक है। अब एनर्जी का जो कॉस्ट है, एनर्जी जो है वो प्लांट ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, दूसरा कोई तो यहाँ पे वैलिड बेसिस है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बेसिस पे ही कर लेंगे एनर्जी को। ऐसा कोई रूल नहीं है एक बेस एक ही बार यूज हो सकता है, आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी पहले भी 2 बार यूज हो चुका है एज अ बेसिस, फिर भी उसको वापस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, तो दिमाग में ऐसा कुछ रखना मत कि एक बेस एक ही बार यूज हो सकता है। टोटल उसका खर्चा 1,800 है। सुपरविजन को हम लोग किसके बेसिस पे कर सकते हैं, सुपरविजन जो है, सुपरविजन हम लोग यूजुअली सुपरवाइजर हम लोग को क्यों लगते हैं, हम लोग को एम्प्लॉय के काम पे ध्यान रखने के लिए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है
उसके बेसिस पे हमारा सुपरविजन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा वर्कर होंगे वहाँ पे सुपरवाइजर की एक्सपेंस की ज्यादा वहाँ पे सुपरविजन एक्सपेंस इनकर हुआ होगा। सुपरविजन का जो खर्चा है वो 3,000 रुपये है। और उसको अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से वर्कआउट करेंगे, अगर मैं पहले एनर्जी की बात कर लेता हूँ, तो एनर्जी जो है डिपार्टमेंट ए में एनर्जी का जो एक्सपेंस है वो आएगा 720। डिपार्टमेंट बी में एनर्जी का जो एक्सपेंस है वो आएगा 90। यहाँ पर आएगा आई एम सॉरी, मैंने गलत लिखा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इट्स नॉट 90। एनर्जी जो है 540 है, यहाँ पे 360 एंड 180 है। और सुपरविजन जो है वो 1200 रुपये इधर पे आएगा, यहाँ पर आएगा 800, यहाँ पे आएगा 600 एंड लास्ट वाले डिपार्टमेंट में 400। मैंने अब सारे ही एक्सपेंस को जो है वो डिवाइड कर दिया सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम टेकिंग अ टोटल कि हर एक डिपार्टमेंट में टोटल कितना एक्सपेंस आ रहा है। तो टोटल जो था हमको टोटल 10,400 रुपये हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो ए के हिस्से में आया है 4205 रुपीज़, जो उसको रिकवर करने हैं आउट ऑफ इट्स ऑपरेशंस। बी के हिस्से में आ गया है 2965, जो उसको रिकवर करने हैं। यहाँ पर आ गया 2135 और यहाँ पर लास्ट वाला डिपार्टमेंट का हिस्से में आया है 1095 का कॉस्ट। तो मतलब टोटल इन लोगों को इतने कॉस्ट जो है वो अपने अपने ऑपरेशन से रिकवर करने होंगे, तो ही ये प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट कहलाएंगे। अगर इन डिपार्टमेंट्स ने इतने इतने एलोकेटेड कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं कर पाए, तो फिर इसको हम लोग लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला सम पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी स्क्रीन को कुछ इस तरीके से रखा कि आप